नमस्कार दोस्तों, हेमंत भारद्वाज मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये अर्थव्यवस्था का जो है वीडियो, कृषि का दूसरा वीडियो है, जिसमें आप कृषि के जो भी फर्स्ट पार्ट में जो प्रश्न रह गए थे, जो टॉपिक छूट गए थे, उन्हें इसमें कवर किया गया है। मैं समझता हूँ प्री में इन दोनों से जो कृषि में पूछा जाता आ जाएगा। उसके अलावा हम कृषि में कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो पर्यावरण के अंदर जो कृषि का पार्ट है उसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। उसमें शीतोष्ण कृषि, उष्ण कटिबंधीय कृषि, सारी चीज़ें जोड़ लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जान लेते हैं कृषि के बारे में फटाफट से। कृषि में किस तरह का विपणन या व्यापार होता है, कृषि किस तरह से प्रभावित करती है, WTO का क्या योगदान है कृषि में, और बाकी आर्थिक समीक्षा को भी देख लेंगे इसमें। तो आइए अध्ययन करते हैं किस तरह है। सबसे पहली बात है कृषि क्षेत्र में विपणन कैसे होता है। तो कृषि क्षेत्र में ये विपणन जो व्यवहार है वो किस तरह से होता है, ये तीन तरीके से होता है। APMC के द्वारा, जो 1956 में बनाया गया APMC। उसके बाद कोऑपरेटिव फील्ड के द्वारा, जिसमें नाफेड और ट्राईफेड है। और तीसरा है वर्चुअल मार्केट और वायदा बाजार। वर्चुअल मार्केट में स्पॉट मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। कमोडिटी इस समय देश में 23 एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है कुल देश में। उसमें से 5 राष्ट्रीय स्तर के, 2 अधिक सक्रिय रहते हैं, बाकी जो है अपना भूमिका निभा रहे हैं इस तरह। उसके बाद ई मार्केट है, कृषि व्यापार का एक साधन। दूसरा ई नाम, अब हाल फिलहाल में जोड़ा गया ई नाम से सभी कृषि मंडियों को। एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। अब जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कृषि का योगदान। जो कृषि का जो व्यापार का तरीका है वो फेल हो चुका है। नाफेड और ट्राईफेड, ये दोनों कोऑपरेटिव संस्थाएं थी, ये दोनों इस समय पूरी तरह फेल ही मानी है। दोनों संस्थाओं को योगदान इस तरह नहीं रहा। APMC मंडी आज भी लागू है। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केट कमेटी, ये सुधारों के साथ, पहले में बहुत सारी कमियां थी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, बिचौलियों से शोषण होता था, और मूल्य जो है सार्वजनिक नहीं होते थे। जैसे टमाटर का मूल्य है उसे सार्वजनिक नहीं किया था, मंडी में पहुंचता था 20 रुपये के भाव में तय होकर गया किसानों का। यहाँ से वहाँ मंडी में पहुंचा, किसान मार्केट में लेके पूरा माल लेके पहुंच गया। वहाँ आड़ती ने उसे बताया कि 5 रुपये भाव में बिकेगा। तो किसान फिर क्या, कौन सी कमेंट करता था कि भाई अब मुद्दा घाट से कैसे लौटेगा। तो उस तरह किसानों का माल वहीं बिक जाता पूरी तरह सस्ते दामों में। तो उनका मूल्य थे सार्वजनिक नहीं होते थे। APMC मार्केट की सबसे बड़ी कमियाँ थी। इन सारी कमियों को सुधार किया गया है। किसी को आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता था, बहुत सारी इसमें सुधार किए गए। 2012 के बाद सुधार इसमें होते आ रहे हैं। 1957 में इसे बनाया गया था APMC को, परंतु इसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता थी। उसके बाद इसमें नीति आयोग और राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया, और अशोक दलवाई कमेटी का गठन करके इनमें कुछ सुधारों को मॉडल APMC एक्ट 2017 में कुछ सिफारिशें की गई हैं, उन्हें देख लेते हैं आप। सबसे पहले सिफारिश की गई, नोटिफाइड एरिया समाप्त कर दिया गया, यानी किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है। दूसरी है मार्केटिंग यार्ड खोलने के लिए सिफारिश की गई, मार्केटिंग यार्ड बनाए जा सकते हैं। ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है कि ई ट्रेडिंग जो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाजार के निर्माण की सिफारिश की गई, बहुत राष्ट्रीय स्तर का बाजार हो किसानों के लिए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उसके बाद इसे पशु व्यापार को भी इसमें APMC शामिल करने की बात कही गई है। अब जान लेते हैं कृषि सब्सिडी किस तरह की होती है। कृषि सब्सिडी जो है 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक तो डायरेक्ट कृषि सब्सिडी होती है, यानी प्रत्यक्ष। WTO की भाषा में बोले तो ये उत्पाद विशिष्ट कृषि सब्सिडी है। और दूसरी कृषि सब्सिडी होती है, वो होती है गैर उत्पाद विशिष्ट, यानी अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी। अप्रत्यक्ष बोलते हैं उर्वरक, बिजली और सिंचाई के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और MSP पे जो सब्सिडी मिलती है MSP के लिए, उसे प्रत्यक्ष सब्सिडी बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है MSP। और ये दोनों सब्सिडी जो है जारी करने वाला जो संस्था है वो केंद्र सरकार जारी करती है। दोनों प्रकार की सब्सिडी कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। उसके बाद इन सब्सिडियों को कंट्रोल करता है, यानी सब्सिडियों को विकृत करने वाली कोई संस्था है, कोई विकासशील देश सब्सिडी जारी करता है तो
तो विकासशील देश सब्सिडी जारी करता है, तो उसमें एक संस्था भी काम करती है, विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु को काम करती है संस्था, उसका नाम WTO AMS के द्वारा एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट एग्रीकल्चर, इसके द्वारा ये जो है सब्सिडियों का संदूकीकरण करता है। एक सब्सिडी का संदूकीकरण बोलते हैं इसे, जैसे मतलब WTO संदूकीकरण कैसे करता है, इसका आधार वर्ष है 1988 और ये संदूकीकरण करता है 1986 88 इसका आधार वर्ष माना गया। इसीलिए विवाद है, ये आधार वर्ष बहुत पुराना है। और सब्सिडी जो आज के दौर में जारी की जा रही है उसका विकासशील देश भारत जैसे देश जो विरोध करते रहते हैं कि संदूकीकरण बंद होना चाहिए सब्सिडियों का। सब्सिडियों को उन्होंने WTO ने बॉक्स में बांट दिया, अलग अलग तरीके के बॉक्स में बांट दिया कि आप इससे यहाँ सब्सिडी जारी नहीं कर सकते। जैसे पहले एक बॉक्स बनाया इसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, फिर रेड बॉक्स सब्सिडी, फिर अम्बर बॉक्स सब्सिडी। अम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर ही आता है MSP, उसके बाद ब्लू बॉक्स सब्सिडी, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। और ये सब्सिडी जो है ये हमेशा जो अपनी जो विकासशील देशों के लिए कुल कृषि GDP का 10% से अधिक नहीं दी जा सकती, वहीं विकासशील देशों में 5% इसका मानक रखा गया WTO द्वारा। सब्सिडी को अम्बर बॉक्स सब्सिडी को फिलहाल जो है ये सस्पेंड रखा गया है भारत में। पहले इसे GDP का 10% निर्धारित था, पर फिलहाल ये MSP बढ़ाने की बात हो रही, कृषि क्षेत्र में आंदोलन चल रहे हैं, तो इस तरह के MSP बढ़ाने की बात है। MSP मुख्य मुद्दा बना हुआ है। फिर उसके बाद में जो है केंद्र के द्वारा जारी होने वाली सब्सिडी का जो विकसित देश हैं उनके अंदर और विकासशील देशों के अंदर बहुत बड़ा भेदभाव है। भेदभाव इस तरह के, विकसित देश जो है अपनी सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती कितनी दे सकते हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ता विकासशील देशों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी जो विकासशील देशों में बहुत ही चलन वाली सब्सिडी है, इसकी सबको पता रहती है 10% से ऊपर आप दे नहीं सकते। तो ये MSP इसके अंदर ही आता है। और आप इतना जान लीजिए सब्सिडी दो प्रकार की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। WTO ने इन्हें नाम दिया है गैर उत्पाद विशिष्ट और उत्पाद विशिष्ट। ये जो है उत्पादन को जो है प्रोत्साहन करती है, ये उत्पादन को इस सरल तरीके गैर उत्पाद वस्तुओं को विशेष प्रोत्साहन तो नहीं करती है, इस सरल प्रोत्साहन योजना है ये, परंतु इससे उपज बढ़ाने के लिए वो प्रेरित होते हैं। और इससे परंतु ये यूट्रिफिकेशन यानी मृदा का जो है प्रदूषण बढ़ता है। ऐसी सब्सिडियों से मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि यूरिया भी मिलती है, बिजली मिलती है, बिजली से क्या अधिक सब्सिडी मिलेगी तो आप पानी ज़्यादा खींचते हैं, 90% आप पानी को सोख लेते हैं, तो उससे क्या है कि अंदर मृदा के अंदर क्या है सूखापन आ जाता है, इससे सिंचाई उत्पादन कम हो जाता है, सिंचाई बढ़ जाती है, उत्पादन बहुत कम होता है, सिंचाई के उसमें नुकसान होता है। तो ये सब्सिडी है जो पर्यावरण प्रतिकूल है, परंतु ये सब्सिडी तो जो किसानों के लिए बहुत हितकारी है, परंतु इस पर विवाद है। इस तरह और सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हो सकती हैं। कुल मिला के अब आइए 3 नए कानून आते हैं कि इस साल जो 3 नए कानून लागू हुए, 3 नए कानून 2020 में लाए गए। पहला कानून था कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम। बिक्री इसमें किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं कर सकता है, मंडी के बाहर भी मंडी के भीतर भी, अब ये छूट दे दी गई है। उसके बाद दूसरा अधिनियम क्या है कि मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कंपनी के द्वारा जो भी ठेके पे ले जाने वाली कृषि है और भविष्य कृषि की खेती के लिए ढांचा एक खाका खींचा गया है, इसके लिए ढांचा तैयार किया गया है। इसी को लेकर आंदोलन चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसके बाद ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। अब भंडारण की छूट है, पहले इन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकते थे, तिलहन अनाज दाल प्याज आलू, परंतु अब क्या है इस अधिनियम के द्वारा इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया। इन वस्तुओं को आवश्यक सूची से बाहर कर दिया तो इनका कोई भंडारण कर सकता है। अब भंडारण की पूरी छूट है, यानी पहले भंडारण करता था तो उस पर अधिकारी छापा मारते थे, उसके माल को जब्त कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। ये 3 नए कृषि कानून हैं, इन्हें लेकर आजकल आपको पता ही है प्रोटेस्ट, बहुत फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़ा जबरदस्त राष्ट्रीय स्तर का।
बहुत सारी चर्चा है, आप सब जानकार हैं सारी चीज़ों के। उसके बाद हम जान लेते हैं आज जो है, बहुत सारी बातें जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के बड़े साझीदार कौन से हैं भारत के। तो बड़े साझीदार जिन्हें हम निर्यात करते हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश, ये कृषि क्षेत्र के भारत के सबसे बड़े साझीदार हैं। हमने आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात कितने किया है? 2.52 लाख करोड़ का निर्यात किया है कृषि से संबंधित वस्तुओं का। जो कुल निर्यात का पहले से 14% था, अब ये बढ़कर 19% हो गया है। निर्यात बढ़ गया है कृषि क्षेत्र में। आयात कृषि वस्तुओं का हमने कितने किया है? वो 1.47 लाख करोड़ कृषि संबंध उत्पादों का हमने आयात भी किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 2.66 मिलियन टन दूध उत्पादन 2030 तक, यानी 2030 तक अनुमानित है, इतना उत्पादन हो सकता है। तो इससे क्या है कि हम अनुमान लगा के चल रहे हैं और तरक्की हो किसी तरह की कोई नहीं छूटे। स्पॉट मार्केट एक तरह का ये मार्केट होता है, ये बाजार की तरह होता है। इसे आप अध्ययन करिए और गूगल से देखिए किस तरह का मार्केट है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सर्वे में देखते हैं। वित्त आयोग ने अपनी 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट सौंप दी है। 15वीं वित्त आयोग ने राज्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदर्शन संवर्धन के लिए, कृषि संवर्धन के लिए प्रोत्साहन प्रदर्शन के आधार पर 45,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। आर्थिक सर्वे 2021 के अनुसार 42% कृषि सूखे का शिकार रही। 2021 अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है, और कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि देखने को मिली है 3.4% की वृद्धि देखने को मिली है, 3.4। और कृषि क्षेत्र का सकल जीवी जो है 17.8%। ये था कृषि का, और इसमें कुछ छूटा नहीं है। बाकी जो है आप समझ ही गए होंगे सारी चीज़ें। कृषि इतना ही है, इसमें आपका 2-1 प्रश्न बन जाते हैं कृषि क्षेत्र से, 2 या 1 प्रश्न आ जाता है प्री या मेंस में, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। और अगले वीडियो के लिए वीडियो कुछ लेट हो गए थे, हम भी खुद, मेरी तबीयत सही नहीं रही थी, इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रहे थे। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।